आप सभी को दीपक द्विवेदी का नमस्कार। ब्लिट्स इंडिया के खास कार्यक्रम सर्वोच्च भारत में आप सभी का स्वागत है। सर्वोच्च भारत के इस आज के एपिसोड में हम आपको मालदीव की उस दोहरी, दोगली और एहसान फरामोशी की वो कहानियाँ, किस्से और उनके वो हरकतें आपके सामने बताएंगे जिसने मालदीव और हिंदुस्तान के रिश्तों को शर्मिंदा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। दोस्तों, समाज में एहसानमंदी और एहसान फरामोशी के किस्से बहुत सुने जा सकते हैं। इंसानों के बीच एहसान फरामोशी की बात आम होती है, लेकिन जब कोई देश एहसान फरामोशी की इंतहा पर उतर आए तो उसका चरित्र कैसा होगा, वो देश कैसा होगा, देखिए ब्लिट्स इंडिया की इस खास रिपोर्ट में। अब हम आपके सामने आपको साउथ एशिया के छोटे से देश मालदीव की बदजुबानी और एहसान फरामोशी का पर्दाफाश करते हैं। आइए आपकी जानकारी मिलाते हैं कि मालदीव के विकास और उसकी अर्थव्यवस्था में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। मालदीव के नागरिकों को आम आदमी की ज़्यादातर ज़रूरतें भारत की मदद से पूरी होती हैं। इनमें दवाई, फल, सब्जियां, अनाज आदि बहुत कुछ शामिल है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटकों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। ये इसकी अर्थव्यवस्था में 1/3 के बराबर है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2023 में मालदीव आने वाले हर 10 पर्यटकों में से एक व्यक्ति भारतीय था। भारतीय हाई कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 2,41,000 पर्यटक और 2023 में 2 लाख से ज़्यादा भारतीय नागरिकों ने मालदीव की यात्रा की। हमारी भारत सरकार ने 2022-23 में मालदीव को 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अनुदान दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने मालदीव के शिक्षकों और युवाओं की मदद के लिए 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद मालदीव की है। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में चेचक से बचाव के लिए 30,000 डोज फ्री मालदीव को भिजवाए। इसके अलावा 2021 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए मालदीव को 1 लाख डोज फ्री में दिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में मालदीव के 2200 सिविल सर्वेंट्स, जजों और पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स को भारत में ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, हमको ये भी जानना है कि ये सारी मदद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मालदीव को क्यों दी। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही समूची दुनिया को एक परिवार के रूप में वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता देते आए हैं। इसी संकल्प को उन्होंने हाल ही में राजधानी दिल्ली में आयोजित किए गए G20 के शानदार ग्लोबल अधिवेशन में एक बार फिर से अपने वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रूप में दोहराया है। आपकी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए शांति, सद्भाव एवं समृद्धि के इन तमाम प्रयासों के बाद भी मालदीव के 3 मंत्रियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वमान्य सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी का अपमान, उन्हें विदूषक, इजराइल की कठपुतली और आतंकवादी जैसी गालियां देकर किया है। हमारे प्रधानमंत्री इस अपमान के बाद भी खामोश हैं। लेकिन मालदीव के नागरिक अभी भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत को सलाम करते हैं। वे ये भी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं और तोड़ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त अभियान जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म चलाकर आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। मालदीव के नागरिक भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जय जयकार कर रहे हैं। इसका ताज़ा प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करते हुए बताना चाहता हूं कि माले के मेयर के चुनाव में चीन समर्थक
वहाँ के मौजूदा प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी चुनाव हार गई है। माले के मेयर के चुनाव में भारत समर्थक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी के अदम अजीज चुनाव जीते हैं। ये वो नजीर है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो मालदीव में मोदी जी के समर्थकों का एक छोटा सा उदाहरण है। मालदीव के चीनी समर्थक राष्ट्रपति मोइजू चीन के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए भारत से एहसान फरामोशी पर उतर आए हैं। उन्होंने 15 मार्च तक भारत के लगभग 90 सैनिकों को मालदीव छोड़ने का आदेश दे दिया है, जो वहां पर समुद्र में निगरानी एवं समुद्री बचाव का काम करते हैं। आपकी जानकारी में ये भी रहना चाहिए कि 5.25 लाख की आबादी वाले मालदीव देश में 35,000 विभिन्न क्षेत्रों के दक्ष वो भारतीय नागरिक हैं जो अपने कार्यकौशल से मालदीव की समृद्धि और प्रगति में दिन रात अपना योगदान दे रहे हैं। हम वो भारतीय नागरिक हैं जो परिहित सरिस धर्म नहीं भाई और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सूत्र वाक्य को सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास को साकार करते हुए समूची दुनिया के देशों को शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। आज की इस रिपोर्ट में अब हम आपके सामने साउथ एशिया के छोटे से देश मालदीव की बदजुबानी और एहसान फरामोशी का पर्दाफाश करते हैं। मालदीव के विकास और उसकी अर्थव्यवस्था में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। मालदीव के नागरिकों को आम आदमी की ज़्यादातर ज़रूरतें भारत की मदद से पूरी होती हैं। उनमें दवाई, फल, सब्जियां, अनाज आदि बहुत कुछ शामिल है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटकों का बहुत बड़ा योगदान है। ये इसकी अर्थव्यवस्था में 1/3 के बराबर है। 2023 में मालदीव के आने वाले हर 10 पर्यटकों में एक व्यक्ति भारतीय था। भारतीय हाई कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 2,41,000 पर्यटक और 2023 में 2 लाख भारतीय नागरिकों ने मालदीव की यात्रा की। हमारी भारत सरकार ने 2022-23 में मालदीव को 400 करोड़ का अनुदान दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने मालदीव के शिक्षकों और युवाओं की मदद के लिए 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद भी की है। मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विशेष प्रशिक्षण दिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में मालदीव को 30,000 फ्री डोज चेचक से बचाव के लिए दिए, 1 लाख डोज कोरोना से बचाव के लिए दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में मालदीव के 2200 सिविल सर्वेंट, जजों, पब्लिक ब्रॉडकास्टरों का भारत में ट्रेनिंग दिलवाई। ये सारी मदद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को क्यों दी, इसको भी जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 से ही समूची दुनिया को एक परिवार के रूप में वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता देते आए हैं। इसी संकल्प को उन्होंने हाल ही में राजधानी दिल्ली में आयोजित किए गए G20 के ग्लोबल अधिवेशन में एक बार फिर से अपने वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रूप में संकल्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए शांति समृद्धि के अनेक प्रयासों के बावजूद वहाँ के 3 मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदूषक, कठपुतली, इजराइल के कठपुतली और आतंकवादी कहा है। इन जैसे शब्दों से गालियां दी हैं, लेकिन मालदीव के नागरिक अभी भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत को सलाम करते हैं। ये भी जानते हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, वो कोई तोड़ नहीं निकाल पाए हैं। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म से उन्होंने सारी दुनिया में आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। मालदीव के नागरिक भारत के प्रधानमंत्री का जय जयकार कर रहे हैं और इस संबंध में प्रमाण देते हुए बताना चाहता हूं कि माले के मेयर के चुनाव में चीन समर्थित प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू की पार्टी पीपल नेशनल कांग्रेस PNC चुनाव हार गई है। माले के मेयर के चुनाव में भारत समर्थक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के अदम अजीज चुनाव जीते हैं।
मालदीव के चीनी समर्थक राष्ट्रपति मोइज़ू चीन के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए भारत से एहसान फरामोशी पर उतर आए हैं। उन्होंने 15 मार्च तक भारत के लगभग 90 सैनिकों को मालदीव छोड़ने का आदेश दिया है, जो वहां पर समुद्र में निगरानी एवं समुद्री बचाव का काम करते हैं। 5.25 लाख की आबादी वाले मालदीव देश में 35,000 विभिन्न क्षेत्रों के दक्ष भारतीय नागरिक अपने कार्यकौशल से मालदीव की समृद्धि में दिन रात अपना योगदान दे रहे हैं। हम भारतीय नागरिक परहित सरिस धर्म नहीं भाई और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प सूत्रवाद को साकार करते हुए सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास को समूची दुनिया के देशों को शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। आप सभी को दीपक द्विवेदी का नमस्कार। ब्लिट्स इंडिया की आज की खास रिपोर्ट मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू की दोगलेपन से जुड़ी हुई है। मोइज़ू अभी तक एहसान फरामोशी का एक नमूना बने थे, अब उन्होंने उस हद को भी पार कर दिया है। बरसों पुरानी दोस्ती को दुश्मनी में बदलने की कला में माहिर हो चुके हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू। भारत के साथ रिश्ते तो वो पहले ही खराब कर चुके हैं, लेकिन उनकी एहसान फरामोशी की इंतहा यह है कि वो सिर्फ इतने से ही बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में मालदीव सरकार ने 2 ऐसे फैसले लिए हैं जिसका भारत को मुंहतोड़ जवाब देना ज़रूरी हो गया है। आइए अब बात करते हैं भारत मालदीव के रिश्तों में आई इन दरारों के बारे में। मालदीव ने अपने देश से 43 भारतीयों को डिपोर्ट करने का फैसला लिया है और ये उस वक्त लिया है जब मालदीव की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने मोइज़ू से भारत के रिश्तों को बहाल करने की जोरदार गुहार लगाई है। जाहिर है ये फैसला उन्होंने चीन के दबाव में आकर लिया है और वो अपने लोगों से ज़्यादा चीन को अपना वफादार मानते हैं। पहली नज़र में मोइज़ू का ये फैसला सिर्फ उनकी मंशा पर सवालिया गहरा निशान लगाता है, क्योंकि मालदीव सरकार कुल 186 विदेशियों को देश से निकाल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के 83, श्रीलंका के 25 और नेपाल के 8 नागरिक भी शामिल हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि देश निकाला वाले लोगों में से एक भी चीनी नागरिक शामिल नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के रिश्ते चीन के मुकाबले भारत के साथ बेहद मजबूत हैं। यहाँ मोइज़ू का संदेश साफ है, दुश्मन के दोस्त हमारे भी दुश्मन हैं। यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात यह है कि मालदीव से निष्कासित किए जा रहे इन विदेशी नागरिकों का क्या अपराध है, ये भी खुलकर मालदीव सरकार नहीं बता पा रही है। इसके साथ ही ये भी साफ नहीं किया जा रहा है कि इन्हें कब देश से निकाला जाएगा। तो ये तो रही भारत और मालदीव के बीच एक और नई दरार की, लेकिन दूसरी दरार भारत के लिए कहीं ज़्यादा गंभीर मसला है, क्योंकि ये सीधा मामला चीन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको मालूम रहे कि हाल ही में रिसर्च के नाम पर एक चीनी जहाज हिंद महासागर में मौजूद है। भारत समेत दुनिया के सारे देश जानते हैं कि रिसर्च तो सिर्फ एक बहाना है। इस जहाज का असली मकसद भारत के खिलाफ जानकारी जुटाना और जासूसी करना है। भारत सरकार ने जब इस मसले पर सख्त रुख अपनाया तो श्रीलंका ने अपने उस फैसले को पलट दिया, जिसमें श्रीलंका ने पहले इसी चीनी जहाज को अपने बंदरगाह में रुकने की इजाज़त दी थी। यहाँ पर पर्दाफाश हुआ है कि भारत की सुरक्षा के खिलाफ समुद्र में मालदीव के सहयोग से रचे जाने वाले इस षड्यंत्र का। यहाँ पर गंभीर बात यह है कि इस मुद्दे पर कैसे मालदीव की मोइज़ू सरकार ने अपने दोगले चेहरे को भारत के सामने उजागर किया है। पहले तो मोइज़ू सरकार ने यह कहा था कि इस चीनी जहाज को किसी भी तरह की रिसर्च करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन अब काफ़ी चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में आई कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मालदीव सरकार ने चीनी जहाज को रिसर्च करने की अनुमति भी दे दी है। निश्चित ही
सामरिक दृष्टि से ये भारत के लिए काफ़ी गंभीर चिंता की बात है। भारत की मोदी सरकार ने इस मुद्दे से निपटने के लिए अपनी सारी राजनयिक और सामरिक तैयारियों को पूरा कर लिया है। अब गौर कीजिए, लंदन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर सिरान एलेनपुरोमा के गंभीर आरोप की। इनका दावा है कि लक्षद्वीप से 700 किलोमीटर दूर खड़ा ये चीनी जहाज भारत के खिलाफ डेटा जुटा रहा है और ये भारत के लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कैसे रंग बदल रहा है मालदीव। एक शेर है, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी तो आप से तुम और तुम से तू होने लगी। अब देखना यह है कि भारत और मालदीव के रिश्तों में बन रही ये दरारें कहीं इतनी चौड़ी खाई न बन जाएं, इसे पाटना नामुमकिन हो जाए। आप बहुत दिन से पेटीएम के बारे में बहुत सारी बातें, सरकार की कार्रवाइयां सुनते चले आ रहे हैं। अब पेटीएम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। पेटीएम का उपसंहार हो रहा है। पेटीएम कहां है, किस स्थिति में है, कितनी जांचें चल रही हैं, क्या उसका हश्र होने वाला है, इसके बारे में देखिए पेटीएम के बारे में ब्रिट्स इंडिया की खास रिपोर्ट। खतरे में है पेटीएम बैंक। मरम्मत में हम उन खबरों को, उन विषयों को शामिल करते हैं जो सरकार की नीतियों का दुरुपयोग करते हैं या सरकार की नीतियों के तहत उनके लाभार्थियों को उचित लाभ नहीं पहुंचाते। तो आज बात की जा रही है खतरे में आए पेटीएम पेमेंट बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर जोरदार शिकंजा कसा है। देश के नागरिकों को इस बारे में जागरूक एवं बेहद सचेत रहना होगा। सहारा, कुबेर और पियरलेस जैसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी के बाद कोई डिपॉजिट, क्रेडिट और टॉपअप का ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा। हालांकि वो ग्राहकों के खातों में ब्याज अदायगी, कैशबैक और रिफंड जारी कर सकेगा। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि बचत और चालू खातों से धन की निकासी, फास्टैग और मोबिलिटी कार्ड जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में जमा बैलेंस के उपयोग पर कोई रोक भी नहीं है। आपकी जानकारी में लाना है कि पेमेंट बैंक श्रेणी में लाइसेंस पाने वाला पेटीएम पहला पेमेंट बैंक था जो 2020 में प्रॉफिट में आया। 2020 में इसके 5.7 करोड़ खाते और 1000 करोड़ के डिपॉजिट थे। 2023 में ये राशि बढ़कर 1500 करोड़ से ज़्यादा हो गई। बैंक के 30 करोड़ वॉलेट है। पेटीएम पर ये सभी प्रतिबंध इससे लगाए गए हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ने पाया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने बैंक के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। मार्च 2022 में केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए कस्टमर्स जोड़ने पर रोक भी लगा दी थी। हालांकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने आरबीआई के इस नियम का खुल्ला उल्लंघन किया और नए ग्राहकों को जोड़ना जारी रखा। रिजर्व बैंक तक ये समाचार पहुंचा। रिजर्व बैंक ने जांच बैठाई, एक्सटर्नल और इंडिपेंडेंट ऑडिट कराया। उसके बाद पेटीएम के ऊपर ये शिकंजा कसा गया। अब हम आपको कस्टमर्स के हित की बात पे चर्चा करते हैं। अगर आपका अकाउंट भी पेटीएम बैंक में है तो आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। हालांकि आरबीआई ने साफ किया है कि आप पैसे बिना किसी रोक टोक के पेटीएम बैंक से निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने पेटीएम बैंक से संबंधित कई चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। अगर पेटीएम बैंक से आपकी कोई ईएमआई या स्टेटमेंट पेंडिंग है तो उसे क्लियर कर लें। इसके अलावा अब पेटीएम से फास्टैग रिचार्ज नहीं होगा, यानी आप पेटीएम ऐप का उपयोग करके टोल प्लाजा पर भुगतान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई और सर्विस प्रोवाइडर चुनना होगा। अब हम पेटीएम की
हिस्ट्री शीट की ओर अगर निगाह डालते हैं तो पता चलता है कि पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में विजय शेखर शर्मा द्वारा की गई थी। पेटीएम कंपनी ने अपना कारोबार शुरुआत में एक प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया था। पेटीएम ने 2013 में डेबिट कार्ड, पोस्टपेड मोबाइल और लैंडलाइन बिलों के भुगतान के रूप में काम करना शुरू किया था। 2017 में पेटीएम ने पेटीएम बैंक शुरू किया और 2017 में ही पेटीएम का 10 करोड़ लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। इसके बाद ही पेटीएम भारत का पहला बड़ा पेमेंट एप्लीकेशन बन गया था। आपकी जानकारी में ये भी लाना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पेटीएम की ही एक सहायक कंपनी है। ये कंपनी काफ़ी समय से आरबीआई के निर्धारित नियमों का उल्लंघन करती आ रही है। एक्शन के रूप में आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए इस पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया है। सरकारी रिपोर्ट्स देखने से पता चलता है कि अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम पर 5.39 करोड़ का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना पेटीएम द्वारा आरबीआई के नियमों के न मानने पर लगाया गया। इसमें ग्राहकों का नियमानुसार केवाईसी न करना और आरबीआई के साइबर सिक्योरिटी नियमों की खुल्लम खुल्ला अवहेलना करना शामिल था। अब आपकी जानकारी में हम पेटीएम के शेयर्स और उनकी वैल्यू के भी कुछ उदाहरण पेश करते हैं। 2021 में पेटीएम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी की शेयर वैल्यू 1334.55 रुपये थी। इस साल में पेटीएम के शेयर वैल्यू अधिकतम 1725 रुपये और न्यूनतम 1290 रुपये थी। इसी तरह 2022 में पेटीएम के अधिकतम शेयर वैल्यू 1350 रुपये और न्यूनतम वैल्यू 438 रुपये तक रही। 2023 में इसका शेयर फिर बढ़ा, अधिकतम शेयर वैल्यू 998 रुपये हुई और न्यूनतम वैल्यू 508 रुपये तक पहुंच गई। 2024 में इसकी अधिकतम शेयर वैल्यू 793 रुपये और न्यूनतम वैल्यू 636 रुपये रही। पेटीएम के शेयर की अधिकतम वैल्यू 18 नवंबर 2021 को 1955 रुपये रही थी। शेयर मार्केट में पेटीएम का शेयर्स की वैल्यूएशन गिरती जा रही है। दूसरी ओर अब आपको बताते हैं कि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा इस मुसीबत से कैसे निपट रहे हैं। विजय शेखर शर्मा ने कहा है कि वो अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ काम नहीं करेंगे। पेटीएम अब दूसरे बैंकों के साथ काम करेगी। विजय शेखर शर्मा के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नोडल अकाउंट्स को दूसरे बैंकों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सवाल ये भी है कि पेटीएम संस्थापक विजय शर्मा के इन निजी फैसलों को आरबीआई अपनी मंजूरी देती है कि नहीं देती है। मुसीबत का हल पेटीएम का मैनेजमेंट ज़रूर करना चाहेगा, लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस हद तक उसको इसकी इजाज़त देंगे। सवाल विश्वसनीयता का है, सवाल सरकारी नियमों के उल्लंघन का है। आपके लिए विश्वसनीयता और संकट का समय है। हमारे देश के नागरिकों के लिए बेहद ज़रूरी है कि आर्थिक विषयों से जुड़े हुए फैसले बेहद सावधानी और सजगता के साथ लें। दोस्तों, दीपक द्विवेदी का नमस्कार। आज ब्लिट्स इंडिया की इस खास रिपोर्ट में पेटीएम का सारांश आपको बताया जाएगा कि पेटीएम की अब फाइनल स्थिति क्या है। पेटीएम अब बदल गया है। संकट से उबरने के लिए पेटीएम ने अब अपने कॉरपोरेट आइडेंटिटी सिस्टम को बदलने के साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। इसका पहला उदाहरण है कि पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स कर लिया है। अब कंपनी का नाम पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए जरूरी है कि पेटीएम ई कॉमर्स में
एलिवेशन कैपिटल सबसे बड़ा शेयरधारक है। पेटीएम का दूसरा सुधारवादी कदम बहुत ही सराहनीय है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। हालांकि इस बैठक के बाद भी रिजर्व बैंक ने पेटीएम को किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम के ग्राहकों में कोई असमंजस की स्थिति न रहे, इसके लिए ग्राहकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवालों यानी FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के एक फिनटेक योजना शुरू की है। इसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेटीएम के ग्राहकों को उनके सवालों का सही जवाब देगी, ताकि बाजार और आर्थिक मार्केट में उपभोक्ताओं के बीच किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। पेटीएम के मैनेजमेंट ने अपनी कंपनी में हर स्तर पर सुधार और रेगुलेटरी नियमों के सख्ती से पालन के लिए एक समूह सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष सेबी के पूर्व चेयरमैन M दामोदरन को बनाया गया है। समिति के अन्य सदस्यों के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकुंद मनोहर चितले और आंध्रा बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रामाचंद्रन राजारमन को शामिल किया गया है। पेटीएम के इन फैसलों से निश्चित रूप से बाहर बाजार में उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। पेटीएम ने अब अपना ऑनलाइन खुदरा कारोबार बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए पेटीएम ने बिट्सला कंपनी का अधिग्रहण भी किया है। बिट्सला कंपनी ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर एक विक्रेता मंच है। ONDC इज ए प्राइवेट नॉन प्रॉफिट Section 8 company established by the Department of Promotion of Industry and Internet Trade (DPIIT) of Government of India. To develop open e-commerce, ONDC was incorporated on 31st December 2021. पेटीएम के शेयरों में भारी गिरावट के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास का सिर्फ इतना ही कहना है कि पेटीएम पर सख्त कार्रवाई पेटीएम द्वारा रेगुलेटरी प्रावधानों का अनुपालन न होने की वजह से की गई है। आज का सर्वोच्च भारत कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने विचार हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, ताकि हम आपकी भावनाओं के अनुरूप अपने कार्यक्रम को तैयार कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।